स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत दीक्षा में। मैं आपके साथ आना शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला। आप सभी जानते हैं विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें सभी भाषाओं की लिपि होती है, चिन्ह होते हैं जो कि वर्णमाला या अल्फ़ाबेट्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जाने जाते हैं। इस प्रकार संस्कृत की भी वर्णमाला है, इसके कुछ चिन्ह हैं। आप सभी जानते हैं अंग्रेज़ी भाषा की जो लिपि है वह रोमन, हिंदी भाषा की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी। इसी प्रकार संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है। संस्कृत वर्णमाला आज ये हमारा विषय है। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं संस्कृत वर्णमाला। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। सुव्यवस्थित क्रम अर्थात एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप जो वर्ण आते हैं वे वर्णमाला कहलाते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि आप हिंदी की वर्णमाला लिख के दिखाइए, तब अ, आ, ई, उ इत्यादि लिखेंगे। लेकिन यदि कोई बच्चा अ के बाद क, फिर घ, फिर ण, फिर ट, फिर ज्ञ, इस प्रकार से बिना किसी क्रम के वर्णों को लिखता है, क्या यह सुव्यवस्थित क्रम है वर्णमाला का? नहीं। सुव्यवस्थित अर्थात एक के बाद एक जो आते हैं वर्णों के सही क्रम में उनको लगाना, यही वर्णमाला है। ठीक है, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग इत्यादि। आप देख रहे होंगे क और ख के नीचे एक डंडा लगाया गया है। उस डंडे का अर्थ होता है हलंत, और हलंत का अर्थ होता है कि उस वर्ण में स्वर का अभाव है, अर्थात उस वर्ण में स्वर नहीं है, वो आधा है। तो क ख ग, हालांकि हम क को अ के उच्चारण के बिना नहीं बोल सकते, लेकिन लिखने में ये ऐसे ही है। आगे देखते हैं, इसको मैं आगे समझाऊंगी आपको। तो संस्कृत वर्णमाला में मुख्य रूप से 48 वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कि जो प्रयोग के आधार पर यदि देखा जाए तो संस्कृत वर्णमाला में मुख्य रूप से 48 वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि इनकी जो कुल संख्या है वह 50 है। अब हम आते हैं वर्णों के भेद पर। जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन में वर्णमाला को विभक्त किया गया है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में वर्णों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे स्वर, व्यंजन, आयोगवा। 2 तो आप जानते ही हैं, तीसरे से भी आप अवगत हैं, लेकिन आपको नाम नहीं पता है कि इसे आयोगवा कहते हैं। हो भी सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो। आपने सुना होगा अ, अंग से अंगूर और अह, ये जो 2 वर्ण होते हैं जो कि हम हिंदी वर्णमाला में स्वर में प्रयोग करते हैं, इनकी एक अलग कैटेगरी संस्कृत भाषा में, संस्कृत वर्णमाला में रखी गई है, वो है अयोगवा। आइए अब देखते हैं स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जा सके स्वर कहलाते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जा सकता है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। आइए अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद कहे गए हैं। स्वर के 3 भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, वे ह्रस्व स्वर। आपने सुना होगा एक मात्रा का स्वर, एक मात्रा का समय का अर्थ है यहाँ पर कम समय का लगना। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। वे हैं अ, ई, उ, री और री।
ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। और आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में जो ह है, इसके इसमें जो मात्रा लगाई गई है वो री है, ना कि र। इसलिए जो इसका उच्चारण किया जाएगा वो ह्रस्व किया जाएगा, ना कि हारस्व। कुछ लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए। ह्रस्व, तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वह 5 है, जबकि हिंदी यदि वर्णमाला को हम देखें तो इनकी संख्या 4 मानी गई है। यहाँ पर जो एक अतिरिक्त वर्ण है वो है लिरी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर, लिरी वर्ण जो है वो एक अतिरिक्त वर्ण है ह्रस्व स्वर में, संस्कृत वर्णमाला में। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। अब दीर्घ से ही पता चल रहा है कि ये बड़े हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 है, जो हैं आ, ई, ऊ, री। यह जो री है वो आप देख सकते हैं दोनों जगह कॉमन है, लेकिन इसमें एक अंतर है। टाइपिंग में यहाँ थोड़ी दिक्कत आई है। ये जो री ऋषि लिखा हुआ है दीर्घ स्वर वाला, इसमें री की एक मात्रा और ऐड होगी तब ये दीर्घ री कहलाएगा। इसके अलावा ए, आई, ओ तथा औ, ये 8 स्वरों की संख्या दीर्घ स्वर में की जाती है। छोटा ए और ओ यानी कि ए और ओ जो गिने जाते हैं वो दीर्घ स्वर में इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वह ह्रस्व स्वरों के मिलने से हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो ए वर्ण है यह मिलकर बना है अ जमा छोटी ई से, ठीक है। इसी तरह जो दीर्घ ई है, ए है सॉरी, आई है, इसको भी इसका भी जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बड़े आई का अ जमा बड़ी ई से, ठीक है। अब आते हैं प्लुत स्वर पर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे। 3 मात्राओं के समय का अर्थ है यानी कि दीर्घ स्वर से एक और मात्रा अधिक मात्रा का समय लगे, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इस स्वर का जो चिन्ह है वह 3 की तरह होता है और इसका प्रयोग अधिकांशतः हम किसी को बुलाने में करते हैं। जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप लिखा है राम और 3 लिखा है और हम इसमें पुकारे राम, तो ये जो उच्चारण किया हमने म अंत में जो खींचा उसके आगे जो 3 लगा है अ कर 3 बार उपयोग किया गया एक तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पर राम इसके अंदर प्लुत स्वर है। अब इसके आगे चलते हैं हम। व्यंजन स्वर तो हमारे कंप्लीट हो गए। स्वर वे थे जिनमें हम बिना किसी स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण कर सकते हैं वे स्वर थे। इसी प्रकार वह व्यंजन पे आते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है। अभी हमने देखा था जो क था वो हमारा आधा था, है ना, उसके नीचे हलक लगा हुआ था। तो ऐसे ही जो व्यंजन है हम उसका उच्चारण क का उच्चारण हम किसी भी तरीके से बिना स्वर के कर ही नहीं सकते। जो व्यंजन है हम किसी भी तरीके से हम स्वर का उच्चारण किए बिना व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते। हमें स्वरों की मदद चाहिए ही चाहिए व्यंजन को बोलने में, ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक जो वर्ण होता है व्यंजन होता है उसमें स्वर इंक्लूड होता है अपने आप से, ठीक है। से किया जाए वे वर्ण व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या 33 है। इन्हें भी 3 भागों में विभक्त किए गया है। वो कौन क्या है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार के व्यंजन हैं। अब इसमें हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जो उच्चारित होते हुए मुंह के किन्हीं 2 भागों को स्पर्श करते हुए वायु को रोक देते हैं। यानी कि जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे दांत है,
जीभ है, कंठ है, मूर्धा है, इनमें से किन्हीं भी दो पार्ट्स को टच करते हुए वायु को मुंह में रुक जाए और तब हम उसको स्पर्श करते हुए उस वर्ण का उच्चारण करते हुए व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अब हम देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है व्यंजनों की वे 25 है। वे हैं क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म। हाँ देखिए, जो प्रथम वर्ण होता है वह अपने वर्ग को बोधित करता है। जैसे कि जो क है वह प्रथम वर्ण है और ये अपने ही क वर्ग यदि हम कहते हैं तो उसके अंदर यानी कि क ख ग घ ण ये पांचों वर्ण हैं। ऐसे हम यदि च वर्ग बोलते हैं तो क्योंकि शुरू का जो वर्ण है वो च है, लेकिन च वर्ग का अर्थ यहाँ है च छ ज झ य, यानी कि अपने च तथा च से युक्त इसमें ही समाहित अन्य जो इस वर्ग में आने वाले जो अन्य चार वर्ण और हैं च से युक्त वे भी इसमें आएंगे। ऐसे ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पे। इसके तो नाम से ही पता चल, अंत मतलब अंदर से, ठीक है ना। अंत अर्थात अंदर, वे वर्ण जो भीतर से उच्चारित हो तथा जो बोलते समय अंदर ही रह जाए, वे वर्ण जो अंदर ही रह जाए, है ना, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब अंतस्थ वर्ण हमारे चार हैं, वे हैं य र ल व। य र ल व चार व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। अब बारी आती है ऊष्म व्यंजन की। इसके भी नाम से ही पता चलता है ऊष्म, ऊष्मा अर्थात ऊष्म, ऊष्मा अर्थात गर्म, है ना। तो जिन वर्णों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकले वे वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। देखिए इनको बोलने में जो है थोड़ा अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ता है। वे हैं श, श, स और ह। ये जो वर्ण होते हैं ये चार वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि श, त्र, ज्ञ और श्र ये जो वर्ण होते हैं हिंदी की वर्णमाला में होते हैं, लेकिन इन वर्णों को संस्कृत वर्णमाला में अलग अलग तरीके से स्थान नहीं दिया गया है, अपितु इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में माना गया है। यानी कि वे वर्ण जो कि किन्हीं दो वर्णों को मिलाकर बने, किन्हीं दो व्यंजनों को मिलाकर बने। अब आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श, त्र, ज्ञ और श्र वाला जो क्ष क्षत्रिय है वो क और श षटकोण से मिलकर बनता है, जो कि त्र इससे तो पता ही चल रहा है त और र मिलकर बनता है। ज्ञ ये ज और ज और य से मिलकर बनता है, जबकि श्र इसमें भी पता चल रहा है श और र इससे मिलकर बनता है। अब आती है बारी अयोग वाक्य की। हमने देखा था कि अयोग वाक्य जो हमने पढ़ा था कि वर्णमाला में वर्णों के जो प्रकार हैं वह तीन प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो ये जो तीसरा था हमारा वही है अयोगवा। अयोगवा अनुस्वार, आप देख रहे हैं ऊपर एक बिंदी लगी हुई, विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। जैसे गंगा, आप गंगा पे देख पा रहे होंगे ऊपर बिंदी लगी हुई है, बिंदी का अर्थ है अनुस्वार लगे होना। इस अनुस्वार के चिन्ह को ही अयोगवा कहा जाता है। तो गंगा, अंकुश, अंत, स्वतंत्र, व्यंजन इत्यादि शब्द अनुस्वार के उदाहरण हैं, यानी कि अयोगवा के उदाहरण हैं। राम, आप पीछे देख पा रहे म के आगे जो विसर्ग लगा है उस विसर्ग का जो उच्चारण किया जाता है वो ह से किया जाता है। राम, वानरः, गजः इत्यादि शब्द विसर्ग के उदाहरण हैं। हमने देखा है वर्ण विन्यास भी परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, और जो वर्ण विन्यास है वह परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वर्ण विन्यास भी वर्णमाला के अंतर्गत हमने इस टॉपिक को लिया है। तो वर्ण विन्यास दो प्रकार से दिया जा सकता है आपको, जिसके अंतर्गत हम वर्ण संयोजन यानी कि वर्णों को जोड़ना, और वर्ण वियोजन यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना, इन दो प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक तरफ वर्ण वियोजन है और दूसरी तरफ उस वर्ण को मिलाकर क्या क्या शब्द बनेगा, है ना, वह क्या पद बनेगा वह लिखा गया है। तो जैसे र, र के अंदर बड़ा आ है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो व्यंजन है, जो व्यंजन है, व्यंजनों की स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों को नहीं बोला जा सकता। तो आप र को बोल ही नहीं सकते। जो कोई भी शब्द बनेगा, यदि कोई भी पद बनेगा, तो उस पद को, उस शब्द को आप स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं। ठीक है। तो र में जो राम है वो कैसे बनेगा? र में बड़ा आ है, आके तो डंडा होता है, र में बड़ा आ है और म में छोटा अ है और साथ में विसर्ग है, तब हमारा बना राम। ऐसे वृक्ष, ये कैसे बनेगा? व में जो मात्रा दी गई है वो री की दी गई है, जबकि जो क्षत्रिय है वो हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था कि ये क और क्ष षटकोण से मिलकर बनता है, इसीलिए क्ष और जमा अह। तो ये हम जुड़कर हमारा बन गया वृक्ष। जैसे श्रवण, श र, तो बनकर मिलकर बना श्र। श र अ मिलकर बना श्र, व अ मिलकर बना व, अणः श्रवणः। श्रवणः। ऐसे ही ध में बड़ा आ है तो ये मिलकर बनेगा, आप जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ध और अ, ध और अ मिलकर बनेगा धा। ठीक है। र और मिलकर क्या बना हमारा? र। ण और आ मिलकर बना णा। अब इसे जोड़ देंगे तो क्या बना? धारणा। ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ अभ्यास प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। गजः, अश्वः, कृपा, नदी, कृषकः, क्षत्रियः, श्रेष्ठः, धावकः, लेखिका, विदुषी, कर्मणि, बुद्धिमती, अर्थः, आर्थिकम। ऊपर दिए गए सभी शब्दों से आप अभ्यास करें। फ्रेंड्स, अगली वीडियो हम उच्चारण स्थान से संबंधित बनाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो इसी के साथ नमस्कार। और